किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था भोला। भोला बहुत ही नकचढ़े स्वभाव का था। जब भोला जवान हुआ तो सेठ और सेठानी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो भोला ने कहा, पिताजी, हम उसी लड़की से विवाह करेंगे जो हमसे 100 जूते रोज खाया करेगी। मेरी यही इच्छा है कि जिस भी लड़की से शादी हो मैं उसे 100 जूते रोज मारूं। सेठ और सेठानी अपने बेटे की इस अजीब सी शर्त को सुनकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि अब इसका विवाह कैसे होगा। कौन 100 जूते रोज खाने के लिए अपनी बेटी इसको देगा। एक दिन उस गांव में एक सेठ आया जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। उसे किसी ने भोला के बारे में बता दिया कि फलाना सेठ के यहाँ भी एक जवान लड़का है और वह भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। वह सेठ भोला के माता पिता से मिलने के लिए आया और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। भोला भी वहीं मौजूद था तो उसने झट से कह दिया, देखिए, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसको मैं 100 जूते रोज मार सकूं। जो मेरी पत्नी बनकर आएगी वह 100 जूते रोज मेरे हाथ से खाएगी। अब लड़की का बाप यह सब सुनकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ के पास पीटने के लिए भेजेगा। यह सोचकर सेठ वहां से उठकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने पूछा कि आपने क्या निर्णय लिया। सेठ बोला कि मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। अच्छा, तुम ही बताओ कि अपनी बेटी को पीटने के लिए कौन भेजेगा। सेठानी ने कहा कि अच्छा ही किया जो आपने ऐसे रिश्ते के लिए हाँ नहीं की। पास में ही खड़ी उनकी बेटी यह सब सुन रही थी, जिसका नाम सुंदरी था। सुंदरी पढ़ाई लिखाई में तो होशियार थी ही, दिमाग की भी बहुत तेज थी। वह बहुत समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। यह सब सुनकर उसके माता पिता एकदम से हैरान रह गए और बोले कि बेटी, तुम ऐसे सनकी से विवाह क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें 100 जूते रोज मारा करेगा। सुंदरी ने कहा, पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मेरा विवाह उस लड़के से करवा दीजिए। लड़की के पिता को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी उस सनकी इंसान से विवाह करना चाहती है जो 100 जूते रोज इसको मारा करेगा। पिता ने अपनी बेटी को फिर से समझाया और कहा, अरे पगली, 100 जूते खाकर तुम्हारे सिर के बाल ही उड़ जाएंगे। इसलिए उस सनकी व्यक्ति से विवाह करने का विचार अपने मन से त्याग दो। तुम्हारे लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक रिश्ता तुम्हारे लिए आ जाएगा। पर लड़की नहीं मानी। लड़की बार बार यही कहती रही कि पिताजी, आपको हमारी कसम, हमारा विवाह उसी लड़के से करवा दो। सुंदरी के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। दोनों माता पिता फिर से एक बार लड़के के घर गए और लड़के को समझाते हुए कहा कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ दान दहेज चाहिए तो हमें बताओ, तुम जो कहोगे हम तुम्हें देंगे। पर तुमने यह क्या अजीब सी शर्त रख दी कि रोज अपनी पत्नी को 100 जूते मारेंगे। लड़के ने कहा, देखिए, मुझे कोई दान दहेज नहीं चाहिए, बस शर्त वही रहेगी, अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो, नहीं तो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और जाकर ढूंढ लो। अब लड़की का पिता क्या करता, बेटी की भी तो यही इच्छा थी, सो उसने रिश्ता पक्का कर दिया। निश्चित समय पर बारात आई और सुंदरी दुल्हन बनकर भोला के घर आ गई। सेठ ने खूब दान दहेज भी दिया था। ससुराल में सुंदरी का जोरदार स्वागत हुआ। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और गले से लगाकर अपनी बहू का गृह प्रवेश कराया। थोड़ी देर बाद सुंदरी की सास ने उसे खाना खिलाया और रात को उसको उसके कमरे में छोड़कर आ गई। पहली रात सुंदरी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी भोला आया और अपने पैर से जूता निकालकर बोला कि अपना सर आगे करो, मुझे 100 जूते मारने हैं। सुंदरी ने कहा, देखिए, 100 जूते तो आप मुझे मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सब कुछ पता होने के बाद ही मैंने आपसे शादी की है, सो मैं 100 जूतों से नहीं डरती। पर आप मुझे एक बात बताइए, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया,
पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इतना दान दहेज देकर मेरी शादी की। आज तक तो उन्होंने मुझे एक भी जूता नहीं लगाया, तो तुम किस अधिकार से मुझे 100 जूते लगाओगे? क्योंकि आपकी कमाई का मैंने अभी तक तो एक गिलास पानी भी नहीं पिया। जो खाना खाया वह तो आपके पिता की कमाई का था, और आपकी कमाई का तो मैंने अभी तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कुछ खाया। तो आप किस अधिकार से मुझे 100 जूते लगाएंगे? पहले मुझे अपनी कमाई का कुछ खिलाओ तो सही, कुछ दो तो सही, तभी तो तुम 100 जूते लगाने के हकदार हो पाओगे। यह सुनकर लड़का बिल्कुल चुप हो गया और वह सोचने लगा कि बात तो यह सही कह रही, यह सब जो भी है वह मेरे माता पिता की ही कमाई का है, क्योंकि मैंने अभी तक तो कुछ कमाया ही नहीं। अब भोला को अपनी पत्नी की यह बात सुनकर झटका सा लगा और वह उठकर अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उसने अपने माता पिता को सारी बात कह सुनाई। भोला की बात सुनकर उसके पिता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रसन्नता छुपाते हुए बोले कि बेटा, बात तो बिल्कुल बहू सही कह रही है। हालांकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पुश्ते बैठकर खा लेंगी, तुम्हें जिंदगी भर किसी काम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर बेटा, बात तो यही है ना कि इसमें तुम्हारी कमाई का कुछ भी नहीं। अब भोला को यह बात चुभ गई और उसने अगले दिन से ही व्यापार करने का निश्चय कर लिया। असल में उसके पिता एक व्यापारी थे जो जहाज पर सामान लादकर दूसरे देशों में खरीदने और बेचने का काम करते थे। भोला ने भी यही व्यापार करने की सोची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मुझे बस एक जहाज दे दो और व्यापार करने के लिए थोड़ा सा धन दे दो। आप देखना, मैं बहुत जल्द बहुत सारा धन कमाकर लौटूंगा। इतना कहकर भोला ने अपने पिता से व्यापार की सारी जानकारियां ली और व्यापार करने के लिए चल दिया। जाते जाते उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना, मैं बहुत जल्द बहुत सारा धन कमाकर लौटूंगा और फिर उस धन से तुम्हें खिलाऊंगा, और फिर पूरे अधिकार से जितना भी समय मुझे रास्ते में लगेगा, एक एक दिन के हिसाब से मैं तुम्हें उतने ही जूते लगाऊंगा। यह बात सुनते ही सुंदरी ने कहा, ठीक है मेरे स्वामी, जब आप लौट कर आओगे तो मेरा सर आपके सामने झुका हुआ मिलेगा। जितनी मर्जी हो उतने जूते लगा लेना। अब भोला सबसे विदा लेकर अपने जहाज में बैठकर व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। उसके चेहरे पर उसकी घमंड भरी मुस्कान साफ झलक रही थी। अब उसके माता पिता को भी यह सोचकर बहुत संतोष हो रहा था कि उन्हें बहुत ही समझदार बहू मिली है। यह उनके बिगड़ैल बेटे को अवश्य ही सुधार देगी। इधर भोला अपनी पानी के जहाज में चला जा रहा था। 3-4 दिन का सफर करके उसने एक दिन एक बंदरगाह पर रुकने की सोची। फिर क्या था, उसने वहीं जहाज एक तरफ लगाकर उस नगरी का जायजा लेने के लिए चल पड़ा। वह जिस शहर में रुका था वह ठगों का शहर था। अभी कुछ ही दूर चल पाया कि उसने देखा कि सामने से एक आदमी लाठी के सहारे चला आ रहा। जब वह आदमी पास आया तो भोला ने देखा कि उसकी एक आंख पर हरी पट्टी लगी हुई है, जिससे मालूम होता था कि इस आदमी की एक ही आंख है। उस एक आंख वाले आदमी ने भोला के पास आते ही कहा, इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बहुत तेज हैं। अब भोला बड़ा परेशान हुआ कि उस आदमी से वह कभी मिला भी नहीं और वह उसे जानता है। भोला ने उस एक आंख वाले आदमी से कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जरा खुलकर बताओ। तो वह एक आंख वाला आदमी बोला कि पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी थी और उनसे 1000 रुपये ले लिए थे। अब मैंने 1000 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी आंख वापस चाहिए। यह लो अपने 1000 रुपये और मेरी आंख मुझे वापस कर दो। यह सुनकर भोला बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई आंख थी ही नहीं और ना ही उसके पिता ने किसी आंख के बारे में उसे बताया था। सो उसने एक आंख वाले आदमी से कहा, भाई, इस समय तो मेरे पास तुम्हारी आंख नहीं है और ना ही मुझे मेरे पिता ने तुम्हारी आंख के बारे में कुछ बताया है। जब मैं अगली बार आऊंगा
तो तुम्हारी आंख अवश्य लेता आऊंगा। इतना कहकर भोला आगे की ओर चलने लगा। तभी उस एक आंख वाले आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली। सभी के सामने एक आंख वाला आदमी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि यह मेरी आंख वापस नहीं कर रहा, जबकि मैं इसे इसके पैसे लौटाने को तैयार हूँ। मुझे अभी मेरी आंख वापस चाहिए। अगर यह मेरी आंख वापस लेकर नहीं आया है तो यह अपनी एक आंख निकाल कर मुझे वापस करे। आसपास मौजूद लोगों ने भी भोला को पकड़ लिया और एक आंख वाले व्यक्ति की आंख लौटाने का दबाव बनाने लगे। यह सब सुनकर भोला बहुत घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह कहने लगा कि अभी मेरे पास तो इनकी आंख नहीं है, अगली बार जब आऊंगा तो इनकी आंख लेकर आऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे वहां से जाने देने को तैयार नहीं था। तभी एक व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि अभी तुम कुछ पैसे देकर मामला रफा दफा कर दो। उस आदमी ने कहा, तो ठीक है, अभी तुम मुझे 500 रुपए दे दो, अगली बार जब आओगे तो मेरा आंख लेते आना। अब भोला से रुपए लेकर वह आदमी वहां से रफू चक्कर हो गया। भोला ने सोचा कि चलो बला टली, 500 रुपए में ही पीछा छूट गया। भोला यही सब सोचता हुआ नगरी की तरफ चला जा रहा था। जैसे ही उसने नगरी के द्वार में प्रवेश किया कि सामने से बैसाखियों के सहारे चलता हुआ एक टांग वाला आदमी उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने भी पास पहुंचकर भोला से यही कहा कि तुम्हारे पिताजी इस बार नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बड़े तेज निकले। तुम्हारे पिता के पास मेरी एक टांग गिरवी रखी है और उन्होंने इस बार तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। अब भोला फिर से चक्कर में पड़ते हुए बोला, मुझे तुम्हारी टांग के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। उस लंगड़े आदमी ने उससे कहा, बेटा, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो उस समय मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, सो मैंने 10,000 में अपनी टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी। अब मेरे पास रुपए हो गए हैं, तुम अपने रुपए ले लो और मुझे मेरी टांग लौटा दो। भोला फिर से बड़ा परेशान हुआ और पिछली घटना को याद करते हुए सोचने लगा कि अगर मैंने मामला रफा दफा नहीं किया तो यह भी लोगों को इकट्ठा करके मुझे पकड़वा देगा और बवाल करेगा, इसलिए इसे भी कुछ पैसे देकर मामला रफा दफा कर देता हूँ। वह बोला कि देखिए भाई साहब, मेरे पास अभी तो आपकी टांग नहीं है, जब मैं अगली बार आऊंगा तो आपकी टांग लेकर ही आऊंगा, तब तक कुछ तुम रुपए लेकर मामला रफा दफा कर दो। उस एक टांग वाले आदमी ने कहा कि ठीक है, अभी तुम मुझे 5,000 रुपए दे दो और अगली बार मेरी टांग जरूर लेकर आना। भोला ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कुछ पैसे उस लंगड़े आदमी को दे दिया और वह लंगड़ा आदमी वहां से चला गया। अब भोला बाजार के बीचों बीच पहुंच चुका था। वह बाजार में घूम घूम कर बाजार का जायजा ले रहा था कि वहां से वह क्या खरीद सकता है और क्या बेच सकता है। तभी भोला की नजर बीच बाजार में एक घर के सामने खड़ी औरत पर पड़ी, जो काफी देर से उसे ही देख रही थी। भोला ने जब उसे देखा तो उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वह औरत इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखों में जो भी देखे बस उसकी आंखों में ही डूब जाए। भोला को अपनी ओर देखता हुआ देखकर उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। भोला उसके पास खींचा चला गया। जब वह उस औरत के पास पहुंचा तो उसने भोला से पूछा कि लगता है तुम यहाँ नए हो। भोला ने हाँ में सर हिलाया। तो उस औरत ने कहा कि फिर तो तुम हमारे अतिथि हुए, और हमारे यहाँ पर परंपरा है कि जब भी कोई अतिथि आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाते हैं। उधर भोला को बैठने का इशारा किया और वह घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह अंदर से वापस आई तो उसके हाथ में एक सोने का गिलास दूध से भरा हुआ था। उसने भोला को पीने के लिए दिया। भोला ने भी वहां का रिवाज समझकर पूरा दूध पी लिया। भोला ने जैसे ही दूध का गिलास नीचे रखा तभी वहां पर एक बिल्ली आई और उसने उस गिलास को अपने मुंह में दबाया और भोला के पानी के जहाज में छिपाकर भाग गई। भोला इन सब बातों से अनजान था। अब वह जैसे ही चलने के लिए उठा तो उस सुंदर सी स्त्री ने कहा, अतिथि महोदय,
जाते जाते मेरा सोने का गिलास तो मुझे देते जाओ। भोला ने अब वहां देखा जहां उसने गिलास रखा था, पर अचरज की बात तो यह थी कि वहां तो गिलास था ही नहीं। असल में वह सुंदर स्त्री भी एक ठगनी थी, जो अपनी बिल्ली के जरिए लोगों को ठगा करती। भोला तो अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैंने गिलास यहीं पर रखा था, और वह स्त्री इस बात पर अड़ी रही कि तुमने मेरे गिलास को चुराकर अपने किसी साथी को देकर अपने जहाज तक पहुंचा दिया। अब उन दोनों की कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। उस स्त्री ने भीड़ इकट्ठी होते देख भोला से कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो तो मैं किसी से कुछ न कहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन भोला तो अपनी बात पर अड़ा रहा कि जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की तो मैं तुम्हें किस बात के सोने के सिक्के दे दूं। तभी वहां से उस राजे का कोतवाल गुजरा। कोतवाल ने जब सारी बातें सुनी तो उसने कहा कि मैं अभी तुम्हारी तलाशी लेता हूँ। कोतवाल की बात सुनकर भोला की तलाशी ली, लेकिन सोने का गिलास तो उसके पास मिला ही नहीं। तब वह सुंदर महिला बोली, कोतवाल साहब, इसने किसी के जरिए मेरा गिलास अपने जहाज पर छिपा दिया होगा, इसलिए चलकर इसके जहाज की तलाशी ली जाए। कोतवाल जब भोला के जहाज की तलाशी लेने के लिए गया तो वहां पर उसे सोने का गिलास मिल गया। यह देखकर कोतवाल ने भोला को गिरफ्तार कर लिया और वहां के राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने उसे 6 महीने की सजा सुना दी और भोला का जहाज भी जब्त कर लिया। 6 महीने के कारावास में रहने के बाद भोला जब छूटकर बाहर आया तो उसके पास अब तो कुछ भी नहीं बचा था। गरीब असहाय की तरह भोला सड़कों पर भटक रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने भोला से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो। भोला ने अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बता दी। उस व्यक्ति को भोला पर बड़ी दया आई। उसने भोला से कहा, भाई, ये ठगों की नगरी है और इसमें जो एक बार फंस जाता है तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। खैर, तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। मैं गाना गाकर अपना पेट भरता हूँ। अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम औरत का भेष बनाकर मेरे साथ नाचना और मैं गाऊंगा। इस तरह हम 2 वक्त की रोटी जुटा पाएंगे, नहीं तो यहाँ रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। अब भोला के सामने कोई और रास्ता तो बचा नहीं था, सो उसने उस व्यक्ति की बात मान ली और औरत का वेश बनाकर नाचना शुरू कर दिया। 8 महीने ऐसे ही गुजर गए। इधर सुंदरी अपने पति का इंतजार कर रही थी। 8 महीने गुजर जाने के बाद भी जब उसका पति वापस नहीं आया तो उसने अपने सास और ससुर से कहा कि पिताजी, मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जाना चाहती हूँ। सेठ ने कहा, बहू, तुम इतने बड़े संसार में उसे कहाँ ढूंढोगी? मैं ही उसे ढूंढकर लेकर आता हूँ। तो सुंदरी बोली, नहीं पिताजी, आपकी उम्र हो चली है, सो आप घर पर ही रुको। मेरे पति मेरी वजह से घर से निकले हैं, इसलिए मैं ही उन्हें लेकर आऊंगी। बस आप मुझे पानी के 2 जहाज और कुछ धन दे दो, जिससे मैं अपने पति को वापस ला सकूं। सेठ ने पानी के जहाज और बहुत सारा धन देकर बहू को विदा किया और अपना आशीर्वाद देकर अपनी बहू को बेटे को ढूंढने लाने की अनुमति दे दी। जाते समय उसके सास और ससुर ने उससे कहा, बेटी, अकेली ना जाओ। हमारे पास हमारे विश्वास पात्र 5 आदमी हैं, इन्हें अपने साथ लेकर जाओ। और एक कुत्ता भी है जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। उस पालतू कुत्ते को भी अपने साथ लेकर जाओ। सुंदरी ने अपने सास ससुर की बात मानकर वह 5 आदमी और कुत्ता अपने साथ ले लिया। सुंदरी अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेकर मर्दाना वेश बनाकर जहाज में बैठकर अपने पति को ढूंढने चली गई। 4 दिन तक पानी का जहाज पानी पर चलता रहा। 5वें दिन जहाज एक बंदरगाह पर रुका तो सुंदरी ने जहाज से उतरकर नगरी का जायजा लिया। सुंदरी ने अपने आदमियों से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा कि हो ना हो मेरे पति इसी नगरी में हैं, सो इसी नगरी में हम उन्हें ढूंढते हैं। तुम सब लोग जहाज में रहकर मेरा इंतजार करो, मैं अकेले ही अपने पति को ढूंढ कर लाऊंगी। अभी सुंदरी अपने आदमियों से यह बातें कर ही रही थी
कि तभी सामने से वही एक आंख वाला आदमी सुंदरी के पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, बेटा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बड़े ही तेज निकले। सुंदरी ने उस आदमी को देखा तो उससे पूछा, काका, तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, जरा खुलकर बताओ। तब एक आंख वाला वह आदमी बोला, बेटा, पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। 1000 रुपए में मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी थी। अब बेटा आए या बाप, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो मेरी आंख वापस चाहिए। लो अपने 1000 रुपए और मुझे मेरी आंख वापस करो। सुंदरी यह सब देखकर समझ गई कि हो ना हो यह ठग नगरी में पहुंच चुकी है। हो सकता है मेरा पति भी इन्हीं सब ठगों के बीच में फंसा हुआ हो। सुंदरी ने कुछ देर सोचा और आंख से इशारा करके अपने साथियों से कहा, भाइयों, काका की आंख जहाज पर ही रखी है, जरा ढूंढ कर लाओ। तो उसके आदमियों ने कुछ देर ढूंढने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर, यहाँ तो बहुत सारे आंखें रखी हुई है, लेकिन काका की आंखों से मेल वाली आंख हमें मिल ही नहीं रही। यह सुनकर सुंदरी बोली, अच्छा, इनके मेल की आंख नहीं मिल रही तो ऐसा करो कि एक चाकू लेकर आओ और काका की यह दूसरी आंख भी निकाल लो और जहाज में ले जाकर मेल करके काका की आंख ला दो। अब उस एक आंख वाले आदमी ने जब यह सुना तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मेरी दूसरी आंख मत निकालो, मुझे कोई आंख वांख नहीं चाहिए। और इतना कहकर उसने वहां से दौड़ लगा दी। अब सुंदरी के आदमी कुछ देर तक उसके पीछे दौड़े, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। यह सब देखकर सुंदरी के साथियों ने सुंदरी से कहा, हुजूर, यहाँ के लोग बड़े शातिर हैं, इसलिए हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। सुंदरी ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए 2 साथियों को अपने साथ आने के लिए कहा। बाकी 3 साथियों से कहा, हमारे जहाज की भी तो रखवाली करनी है, सो तुम यहीं इस जहाज में छुपकर बैठो। सुंदरी अपने पालतू कुत्ते को भी जहाज पर ही छुपा दिया और अपने 2 साथियों को लेकर आगे नगरी की तरफ बढ़ गई। सुंदरी नगरी के द्वार पर पहुंची तो सामने से एक टांग पर लगड़ाते हुए एक आदमी चलकर उसके पास आया और आते ही उलाहना देते हुए बोला, क्या इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए? पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी आए थे तो मैंने अपनी एक टांग उनके पास गिरवी रखी थी। खैर, बेटा हो या बाप, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। मुझे टांग वापस कर दो और अपने पैसे ले लो जो मैंने तुम्हारे पिताजी से लिए थे। सुंदरी समझ गई कि उसे फिर से ठगने की तैयारी हो रही है, इसलिए उसने नम्र स्वभाव से कहा, काका, हमारे जहाज पर तो बहुत सारी टांगे लदी हुई हैं। पता नहीं पिताजी ने किस किस की टांगे गिरवी रखी हैं। अब तुम्हारी टांग कौन सी है यह कैसे पता चले? इसलिए एक काम करो, अपनी यह दूसरी टांग भी हमें काट कर दे दो, जिससे कि मेरे आदमी जहाज पर जाकर तुम्हारी टांग का नाप मिलाकर ले आए। सुंदरी ने अपने साथियों को इशारा किया और कहा, चलो काका की टांग काट लो। यह सुनकर उस लंगड़े के तो होश ही उड़ गए और वह हाथ जोड़कर बोला कि रहने दो, मुझे मेरी टांग नहीं चाहिए, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। इतना कहकर उस एक टांग वाले आदमी ने एक टांग से ही दौड़ लगा दी। सुंदरी पीछे से चिल्लाई, अरे काका, अपनी टांग तो लेते जाओ। पर वह आदमी थोड़ी ही देर में आंखों से ओझल हो गया। सुंदरी और उसके साथी ठहाका मारकर हंसने लगे। सुंदरी अब थोड़ा और आगे बढ़ी तो वह बाजार के बीचों बीच पहुंच गई। बाजार में उसने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो उसकी नजर एक घर के दरवाजे पर खड़ी एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो काफी देर से उसे ही घूर रही थी। सुंदरी से नजर मिलने के बाद उस औरत ने हाथ के इशारे से सुंदरी को अपने पास बुलाया। मर्दाना भेष के कारण सुंदरी उसे एक मर्द ही नजर आ रही थी। उसके पास पहुंचकर सुंदरी ने उससे पूछा, कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो वह सुंदर स्त्री बोली, लगता है तुम परदेसी हो और हमारे यहाँ पर रिवाज है कि जो भी परदेसी हमारे यहाँ आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। सुंदरी बोली, अगर यह तुम्हारा रिवाज है तो हम दूध जरूर पिएंगे।
सुंदरी को बिठाकर वह औरत घर के अंदर गई और सोने के गिलास में दूध भरकर ले आई। सुंदरी ने दूध पिया और गिलास एक तरफ रख दिया। जैसे ही गिलास रखा, बिल्ली ने झपट्टा मारकर गिलास मुंह में दबा लिया और जहाज की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही बिल्ली जहाज के पास पहुंची तो कुत्ते ने देख लिया। बिल्ली जहाज की तरफ आ ही रही थी तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। अब कुत्ते की आवाज सुनकर सुंदरी के तीनों साथी चौकन्ने हो गए। उन्होंने बिल्ली को लठ मारकर वहां से भगा दिया। अब बिल्ली मुंह में गिलास दबाए ठगनी के घर में ही जाकर पलंग के नीचे बैठ गई। अब सुंदरी जैसे ही जाने लगी तो ठगनी ने सुंदरी से कहा, हे परदेसी, तुमने दूध तो पी लिया, पर मेरा सोने का गिलास तो मुझे देते जाओ। सुंदरी ने चारों तरफ देखा तो सोने का कोई गिलास का अता पता ही नहीं था। यह देखकर उस ठगनी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भाइयों देखो, इस परदेसी ने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया। कोतवाल के कान में भी जब यह बात पड़ी तो कोतवाल भी वहां आ गया और उसने कहा, परदेसी, इस औरत का सोने का गिलास निकालकर इसको दे दो। सुंदरी ने कहा, मैंने तो दूध पीकर गिलास नीचे ही रखा था, मेरे पास कोई गिलास नहीं। इस पर वह ठगनी बोली, हुजूर, इसके जहाज की तलाशी ली जाए। अगर इसके जहाज में मेरा सोने का गिलास मिल गया तो मैं इससे 500 सोने की मोहरें लूंगी। कोतवाल जहाज पर पहुंचा और जहाज की तलाशी ली, लेकिन वहां पर तो कोई गिलास मिला ही नहीं। अब सुंदरी ने गरज कर कोतवाल से कहा, तुमने मेरे जहाज की तो तलाशी ले ली, अब इसके घर की भी तलाशी लो। हो सकता है कि गिलास इसने स्वयं अपने घर में छिपा दिया हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कोतवाल ने अब उस औरत के घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी तो देखा कि पलंग के नीचे बिल्ली उस सोने के गिलास को मुंह में दबाए बैठी है। कोतवाल को उस स्त्री पर बड़ा गुस्सा आया। उसने उस स्त्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब सुंदरी उस ठगनी से छुटकारा पाकर फिर से बाजार में आ गई और चारों तरफ अपने पति को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर नगर के चौराहे पर पड़ी। वहां एक आदमी गाने गा रहा था और एक स्त्री नाच रही थी। सुंदरी को वह स्त्री जानी पहचानी लग रही थी। सुंदरी ने अपने साथियों को आदेश दिया कि इन दोनों को बुलाकर लाओ। उसके साथी उन दोनों को बुलाकर लाए। सुंदरी ने उस आदमी से कहा कि तुम्हें यह स्त्री कहाँ से मिली? तो उसने कहा, यह स्त्री नहीं है, यह तो एक पुरुष ही है और वक्त का मारा हुआ है। हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इस तरह का वेश बनाकर नाचना गाना करते हैं। अब सुंदरी ने अपने पति को पहचान लिया, लेकिन भोला सुंदरी को नहीं पहचान सका क्योंकि वह तो एक मर्द वेश में थी। अब सुंदरी ने भोला से कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा काम दे सकता हूँ। भोला तैयार हो गया। सुंदरी भोला को अपने जहाज पर ले आई और अपने साथियों के साथ मिलकर सुंदरी ने भोला को नहलाया और उसके स्त्रियों वाले कपड़े उतारकर एक बक्से में रख दिए और चमचमाते हुए पुरुषों वाले कपड़े उसे पहना दिए। अब भोला अपने पुराने अवतार में आ गया था। भोला बड़ा खुश हो रहा था कि चलो अब इस नरक भरी जिंदगी से जान छूटी। सुंदरी ने भोला से कहा, देखो भोला, मुझे व्यापार के लिए 10 दिनों के लिए बाहर जाना है, सो मैं एक जहाज लेकर बाहर जा रहा हूँ और तुम मेरे बाकी के जहाज की रखवाली करोगे। 10 दिन के बाद मैं लौटकर तुम्हें 500 सोने के सिक्के दूंगा और अगर मैं 10 दिन के बाद लौटकर ना आया तो मेरा यह जहाज और जहाज पर लदा सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। यह सुनकर भोला बहुत खुश हो जाता है और वह सोचने लगता है, अगर यह वापस आता है तो 500 सोने के सिक्के मिलेंगे और वापस नहीं आया तो माल से भरा हुआ जहाज मेरा हो जाएगा। भोला ने झट से हाँ कर दी। सुंदरी ने अपने जहाज की जिम्मेदारी भोला को सौंपकर अपने साथियों के साथ वापस लौट गई और अपने सास ससुर को अपने पति के मिलने की सूचना दी। यह सूचना मिलते ही सारे परिवार में खुशियां छा गई। इधर भोला जहाज में मस्त होकर अपनी जिंदगी बिता रहा था। इस तरह से 10-12 दिन बीत गए और जब सुंदरी वापस नहीं आई तो भोला ने सोचा कि अब सौदागर तो वापस आएगा नहीं, इसलिए अब यह माल से भरा हुआ जहाज मेरा हुआ। यह सोचकर वह जहाज को अपने घर की तरफ लेकर चल दिया। 4 दिन का सफर तय करके भोला अपने घर जा पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि मैं इतने दिन घर से दूर रहा
100 जूते रोज के हिसाब से इतने दिन के कितने जूते बनते हैं। हिसाब लगाकर भोला जूता लेकर सुंदरी के पास पहुंचा। अब भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी। उसने बड़े घमंड से सीना चौड़ा करके सुंदरी से कहा, तुम्हारे पिता ने पूरी जिंदगी में इतना धन नहीं कमाया होगा जितना मैं 8 महीने में कमा कर लाया हूँ। यह सुनकर सुंदरी की हंसी ही छूट गई। उसे हंसता हुआ देखकर भोला को जैसे आग लग गई। भोला बोला, तुम हंस क्यों रही हो? अपना सिर आगे करो और जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। सुंदरी बोली, जूते तो मैं नहीं खाऊंगी। भोला ने गुस्से से कहा, क्यों, तुम अपने वादे से मुकर रही हो? सुंदरी ने कहा, क्या सच में यह धन तुम कमा कर लाए हो या फिर किसी सौदागर ने तुम्हें खैरात में दे दिया? यह सुनकर भोला के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। इसको यह सब कैसे पता चला? थोड़ी ही देर बाद सुंदरी ने वह बक्सा खोलकर दिखाया जिसमें भोला के औरत वाले कपड़े रखे हुए थे जिन्हें पहनकर भोला चौराहे पर नाचता था। उन कपड़ों को देखते ही भोला शर्म से पानी पानी हो गया। वह आश्चर्य से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा तो सुंदरी ने कहा, जो सौदागर तुम्हें मुसीबत से निकाल कर लाया था, जिसने तुम्हें माल से भरा हुआ जहाज दिया, वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। भोला ने जब यह सुना तो उसका घमंड एक झटके में चकनाचूर हो गया और हाथ जोड़कर सुंदरी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, इस बात को यहीं दबा दो, किसी और को मत बताना कि मैं इस तरह की मुसीबत में फंसा था। सुंदरी ने हंसते हुए कहा, तो अब आप 100 जूते नहीं मारेंगे जनाब? भोला की अब सारी अकड़ निकल चुकी थी, इसलिए हाथ जोड़कर बोला, भाग्यवान, चाहे तो तुम मुझे 100 जूते मार लिया करो, लेकिन यह राज राज ही रहने देना, किसी के सामने मेरी पोल मत खोलना। अब सुंदरी और भोला बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।